बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही साथ बताएंगे क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में किस तरीके का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम से लेके बात करेंगे कंपनी के एनपीए रेशो, और बताएंगे कि कभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कि कंपनी यहाँ से कितना अच्छा ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में दिखा सकती है, और इस साल कंपनी का क्या एक्सपेक्टेशन है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका कमेंट्स क्या है रिलेटेड टू की मेट्रिक्स ऑफ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2020। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, और हम फिर उसके बाद जाएंगे कंपनी के चार्ट्स और इन सब चीज़ों पे भी एक एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक्सिस बैंक यहाँ पर आज काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है उसमें काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई क्वार्टर 4 में 19% की। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 20 में बात करें तो इवन ड्यू टू कोरोना के कारण कितनी चीज़ें का नुकसान हुआ, बट यहाँ पे फिर भी 16% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। बट फीस इनकम और अदर ऑपरेटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर -3% का नेगेटिव क्वार्टर 4 में देखने को मिलता है, और 9% का यहाँ पर उछाल देखने को मिलता है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन देखने को मिला, 17% का यहाँ पर ग्रोथ है, और 23% अगर हम बात करें पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 23% का ग्रोथ देखने को मिलता है। कंपनी के डिपॉजिट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है 19% की, और अगर हम डोमेस्टिक एडवांसेस की बात करें तो भी यहाँ पे 15% की अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ओवरऑल अगर हम जो सबसे बेसिक अगर हम की मेट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे सब पॉजिटिव्स निकल के आते हैं। टोटल एसेट में अच्छी खासी 14% की ग्रोथ देखी गई, एडवांसेस डिपॉजिट्स इन सभी में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23,438 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया, जो कि रिकॉर्ड 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर है जो कंपनी को 65% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो बताया है वन टाइम डीटीए इम्पैक्ट, लोअर टैक्स रेट एंड द प्रूडेंट कोविड रिस्क प्रोविजनिंग, जो कि 5,182 करोड़ है। तो 5,182 करोड़ की कंपनी ने प्रोविजनिंग की है। पिछले साल 4,677 करोड़ का अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट था, और इस साल 5,182, क्योंकि अगर हम इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालें, अगर हम प्रोविजनिंग को हटा दें तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो निकल के आता है 6,809 6,809 करोड़ का, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ को शो करता है। बट क्योंकि कंपनी ने प्रोविजनिंग काफ़ी हद से ज़्यादा की हुई है, इस कारण यहाँ पे प्रोविजनिंग के कारण यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसका जो फिगर है वो काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिलता है, और 65% का यहाँ पर नेगेटिव डिक्लाइन देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें कोविड के चलते, बट लोगों ने धीरे धीरे उसकी जो चीज़ें हैं उसे वापस से नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब ये प्रोविजनिंग रिवर्स होगी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 में अच्छी खासी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के कुछ मेजर्स की जो कि फाइनेंशियल्स मेजर्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लोन बुक। कंपनी के लोन बुक में काफ़ी अच्छा 15% का ग्रोथ देखने को मिलता है, 5,501 करोड़ से आप देख सकते हैं 5,714 करोड़। और जो हमारे डोमेस्टिक एडवांसेज हैं वो यहाँ पर इसमें 92% कवरेज करते हैं, और 8% कवरेज करते हैं ओवरसीज, मतलब कि बाहर के एडवांसेज। तो ये कंपनी का एक पोटेंशियल दिखाता है कि कंपनी ने इवन ड्यू टू कोविड कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ा है, और यहाँ पर 5,714 बिलियन रुपीज़ के यहाँ पर लोन्स कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। लोन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें कंपनी के, तो रिटेल लोन में यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, 2,916 रुपीज़ बिलियन रुपीज़ से 3,054 रुपीज़ यहाँ पर बिलियन रुपीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 53% कवर करता है, और 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलता है। और रिटेल ही यहाँ पर इंडिया में आप देखेंगे तो रिटेल लोन का ही सबसे बड़ा मार्केट है। जिसका रिटेल लोन का मार्केट बड़ा होगा वो यहाँ पर क्या कहते हैं ना, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ग्रोथ लेके चलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छोटे छोटे व्यापारी इंडिया में हैं और वो यहाँ पर रिटेल को शो करते हैं। कॉर्पोरेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी 11% की ग्रोथ देखने को मिलती है, और एसएमई की बात करें तो वहाँ पर 6% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में तो बड़ा है, बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पे 6% का डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, 5,501 बिलियन रुपीज़ से 5,714 बिलियन रुपीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। कासा की बात करें तो भी यहाँ पे 22%, मतलब कि ये होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, और आरटीडी डिपॉजिट मतलब रिकरिंग आप कह सकते हैं रिटेल टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट में भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, और मेन यहाँ पर सेविंग अकाउंट में 34 से 33%, करंट अकाउंट में 15 से 16% की ग्रोथ, और आप कह सकते हैं टर्म डिपॉजिट में यहाँ पे 51% का एक एवरेज है जो अभी भी चलता हुआ नजर आया। 4,582 करोड़ से 4,828
बिलियन रुपीज़, करोड़ नहीं, बिलियन रुपीज़ में यहाँ पर पूरी जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की गई है। तो आगे से मैं अगर बिलियन रुपीज़ नहीं भी बोल रहा हूँ तो वो बिलियन रुपीज़ ही कंसिडर करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की, अगर हम और डिटेल में जाएँ तो यहाँ पर 11% की ग्रोथ करंट अकाउंट में देखने को मिलती है। सेविंग अकाउंट में भी यहाँ पर करीबन 13% की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और टर्म डिपॉजिट में यहाँ पे 33% का यहाँ पर 33% यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 33% होता है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो 7% के लमसम देखने को मिल जाता है। कासा रेशो की बात करें तो वो भी यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आता है। अब आ जाते हैं कंपनी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ के आता है 10,240 करोड़ रुपीज़ से 10,793 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर वहीं बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो भी यहाँ पे 17% की ग्रोथ देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कोविड का है। कोविड की प्रोविजनिंग के कारण यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को काफ़ी बड़ा एडजस्ट करना पड़ा है। 794 करोड़ का प्रोविजनिंग यहाँ पे की हुई है, और 2,226 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पर डीटीए का इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी ने लिया था। तो क्वार्टर 2 में हुआ और क्वार्टर 4 में हुआ। तो क्वार्टर 3 में आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, बट क्योंकि क्वार्टर 4 में यहाँ पे काफ़ी प्रोविजनिंग की है और वापस से चीज़ें यहाँ पर कोविड की जो सेकेंड वेव के कारण यहाँ काफ़ी चीज़ें बदलती हुई नजर आई, इसके कारण भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को आपको मिल रहा है। एडवांसेस की मिक्स की बात करें तो कंपनी के 6% 52% MCLR लिंक्ड है, मतलब कि जो एक रेशो होता है, एक रेट होती है, उससे लिंक होते हैं, उसको बात की गई है। वहीं अगर हम एडवांसेस की बात करें, जो फिक्स्ड एडवांसेस होते हैं कि उनकी जो रेट फिक्स हो, तो वो यहाँ पे 26% है। और फॉरेन करेंसी की बात करें जो कि फ्लोटिंग रेट पे है, वो 9% है। बेस रेट लिंक्ड है 6%, और रेपो लिंक्ड है 6%। तो एडवांसेस में क्या होता है कि कंपनी की किसी में लिंक, कोई तो फ्लोटिंग रेट होते हैं और कोई होते हैं फिक्स्ड रेट पे। तो फिक्स्ड रेट के कंपनी के 26% है, वहीं फ्लोटिंग रेट की कंपनी के 52% लिंक 52% कवर करते हैं। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कंपनी का मेन रेशो होता है, जिसमें कंपनी की जो रेवेन्यू जहाँ से कंपनी निकाल के आती है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.71% डोमेस्टिक है, और ओवरसीज में 3.55% है। और मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर 3.55% का यहाँ पर क्वार्टर 4 में मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वार्टर 3 के कंपेरिजन में लगभग उसी के बराबर ही यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं कंपनी के कैपिटल और लिक्विडिटी पोजीशन में। तो कंपनी का कैपिटल लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी स्टेबिलिटी में नज़र आता है। 16.57% मार्च 18 में था। मार्च 19 की बात करें तो 15.84%, बट यहाँ पर मार्च 20 में आप देख सकते हैं कि 17.53% का बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। और हिस्टोरिकल हाइट्स में यहाँ पर देखें तो ऐसा मार्च 13 में हुआ था 17% के लमसम, उसके बाद 13-14, बट अभी वापस से 17.53% यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम कुछ और बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो रिटेल सेगमेंट में काफ़ी कंपनी की आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है, क्रेडिट कार्ड्स हैं और डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। कुछ क्रेडिट कार्ड के हाइलाइट्स बता दूं मैं। क्रेडिट कार्ड्स की अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का 12.2% जनवरी 20 में यहाँ पे मार्केट शेयर देखने को मिलता है, और 10.5% क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में कंपनी का नाम यहाँ पर आता है। और 70% जो सोर्सिंग है वो प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स के यहाँ पे आती है, और प्रीमियम कार्ड का एक्विजिशन यहाँ पर 50% से इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो होता हुआ नजर आता है। 15% ओवरऑल सोर्सिंग कंट्रीब्यूशन एफ्लुएंट कार्ड का यहाँ पर निकल के आता हुआ नजर आता है। 61,000 करोड़ ऑफ द कार्ड स्पेंड्स वेंट थ्रू एक्सिस बैंक इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2020। 61,000 करोड़ रुपए यहाँ पर स्पेंड होते हैं कार्ड के थ्रू, जिसमें क्रेडिट कार्ड भी शामिल है, डेबिट कार्ड भी शामिल है। और उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही काफ़ी बड़ी ग्रोथ होती है। और क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री लगातार यहाँ पे ग्रोथ दिखाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपेयर करें डेबिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड में मात्र 3% का राइज है, वहीं क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे 10% का राइज देखने को मिलता हुआ नज़र आ जाता है। अब आ जाते हैं कंपनी के कुछ और चीज़ों पे, जिसमें हम देखने वाले हैं कंपनी के कुछ और बिजनेस परफॉर्मेंस। जिसमें हम कॉरपोरेट की बात करें तो कॉरपोरेट में कंपनी के कुछ कॉरपोरेट लोन्स और कुछ हैं कंपनी के रेटिंग्स के बारे में। तो कॉरपोरेट लोन की बात करें तो कॉरपोरेट लोन की बुक काफ़ी बड़ी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आती है। 1,55,421 से यहाँ पर ये बढ़कर 1,75,087 1,75,087 करोड़
यहाँ पर कंपनी की जो ओवरसीज डोमेस्टिक है वो बुक नज़र आती है, वहीं ओवरसीज में भी ग्रोथ है, 27,000 से 29,000 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के कुछ और मार्केट शेयर की, जिसमें पेमेंट चैनल आ जाते हैं कि आरटीजीएस, जीएसटी पेमेंट, एनईएफटी, तो 6% से 9% आरटीजीएस वॉल्यूम भी बढ़ा है और साथ ही साथ एनईएफटी वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आता है। इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है कंपनी का और साथ ही साथ कंपनी की मोबाइल ऐप भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल नज़र आती है। इसके अलावा अगर कंपनी के कमर्शियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो एसएमई की बुक में यहाँ पे मिक्सचर की बात करें तो सिक्योर्ड एमएसएमई की बुक 81 से 85%। और एसएमई बुक क्या होती है, तो एसएमई मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट है जिसमें यहाँ पर लोग केटर करते हैं और वो मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम बात करें सिक्योर्ड एडवांसेस की 85% और 19% से 15% ही रह चुका है अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी और कम हो जाती है, क्योंकि जब आपका जो लोन मिक्स है वो अनसिक्योर्ड से कम होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट मिक्स की, तो सेगमेंट मिक्स और लोन साइज़ भी कंपनी की काफ़ी अच्छी निकल के आती है। सबसे ज़्यादा लोन कंपनी के 35%, 5 करोड़ से कम वाले लोन हैं। इसके अलावा कंपनी के 5 से 10 करोड़ के लोन हैं वो 20%, 10 से 25 करोड़ 27% और 25 करोड़ से ज़्यादा 18% निकल के आते हैं। डिजिटल में भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ रहा है। डिजिटल अब यहाँ पर आपको ज़्यादा अपन देखेंगे नहीं, बट अब हम आ जाते हैं कंपनी के कॉर्पोरेट बुक और सेगमेंटल एनपीए की बात करेंगे। एसेट क्वालिटी कंपनी किस तरीके से चल रही है, तो ग्रोस एनपीए रिटेल सेगमेंट में 1.04% से और नेट एनपीए 0.47% यहाँ पर नेट एनपीए 0.47% है, वहीं ग्रोस एनपीए यहाँ पे कंपनी का 1.04% निकल के आता है। और एसएमई में यही चीज़ ज़्यादा है और कॉर्पोरेट में और इससे ज़्यादा यहाँ पर निकल के आती है। एनपीए का जो क्लासिफिकेशन है वो ये शो करता है कि कंपनी के जो एडवांसेज है कितने परसेंट चांस है कि वो डूब सकते हैं या कितना लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है। और कंपनी यहाँ पर अपना जो एनपी होता है उसकी प्रोविजनिंग यहाँ पर थोड़ी सी करके चलती है और इसी के कारण आप देखेंगे तो कंपनी ने 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर कंपनी ने प्रोविजन करके ऑलरेडी चलाया हुआ है। और यहाँ पर एसएमई में आप देखें कितना बड़ा ग्रोस एनपीए 5.77% और 2.86% यहाँ पर नेट एनपीए कंपनी का रेशो है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और कॉर्पोरेट में इससे भी ज़्यादा बड़ा है, करीबन 10% के लमसम का यहाँ पे ग्रोस एनपीए और 2.64% का नेट एनपीए लेकर चलते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है कंपनी की फाइनेंशियल और एसेट क्वालिटी पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की, तो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आती है, जो कि कंपनी के लिए इतनी सही नहीं शो करती है। इसके अलावा अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग आप देख सकते हैं 4,000 कुल लोन लॉस प्रोविजनिंग 4,204 करोड़ के लमसम की यहाँ पे कंपनी ने लोन लॉस की प्रोविजनिंग की है। और अदर प्रोविजंस की बात करें तो इसमें और दूसरे जो प्रोविजनिंग होते हैं जैसे स्टैंडर्ड एसेट का और S4A इन्वेस्टर डिप्रिशिएशन, तो ये सारे अगर हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पर लोन लॉस की प्रोविजनिंग की गई है जो 4,000 करोड़ के लमसम है। और कंपनी का जो टोटल अगर हम देखें प्रोविजन और कंटीजेंसी का टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे 7,730 करोड़ के लमसम कंपनी का यहाँ पर है, जो कि अगर हम Q4 फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें, जबकि नॉर्मल क्वार्टर था जब यहाँ पर इतना कोरोना का इम्पैक्ट नहीं था, वहाँ पर 1,115 करोड़ का यहाँ पर लोन लॉस प्रोविजन था और अभी 4,000 है, मतलब कि 4 गुना है। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ें वापस से रिकवरी होती हुई नज़र आती है तो ये चीज़ें आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी और प्रोविजनिंग को कम करेगी, जिसके कारण कि आपका जो फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो फिगर है और प्रॉफिट की जो फिगर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी या आपको बढ़ी हुई नज़र आएगी। बट उसका ये इम्पेक्ट आप अभी देख सकते हैं क्योंकि प्रोविजनिंग काफ़ी हद से ज़्यादा की हुई है कंपनी ने, तो वो यहाँ पे आने वाले समय में आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा कंपनी के अगर हम चार्ट की बात करें तो कंपनी के चार्ट में आ जाते हैं और कंपनी के चार्ट में हम देखेंगे तो एक यू शेप की रिकवरी होती है या वी शेप की रिकवरी देखने को मिल जाती है। और यहाँ से कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर के अलावा छोड़ दें तो यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी यहाँ पे आने के पोटेंशियल है। और अगर एक बड़ी कैंडल और बनती है यहाँ पर आज के दिन की, तो यहाँ पर ये 800 के रुपीज़ के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, छोटी खरीदारी। और इसके अलावा आप ट्रेडर हैं तो ये तो आपके लिए परफेक्ट बन सकता है एक ट्रेड, अगर यहाँ पर एक कैंडल और पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नज़र आती है और आज मार्केट पॉजिटिव रहता है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के, अगर हम वीकली चार्ट की बात करते हैं तो कंपनी के वीकली चार्ट में आ जाओ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, वो है 800 रुपये। जी हाँ, 800 रुपये पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो 800 रुपये का जो ये यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है,
जो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा कि अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप खरीदारी करके 800 रुपये तक के टारगेट्स के लिए खरीद सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आता है, वो है 840 रुपये का। जी हाँ, 840 रुपये में यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये 800 रुपये पे पहला रेजिस्टेंस और 840 पे दूसरा आपका टारगेट यहाँ पर निकल के आ सकता है, और यही आपके लिए बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने जो स्टार्टिंग वर्ड बोला उसके लिए आई एम सॉरी। ये आपके लिए पहले टारगेट का काम करेगा, और जब एक बार 800 क्रॉस कर जाता है तो आपके लिए टारगेट 2 होगा 840। टारगेट 1 इज़ 800, टारगेट 2 इज़ 840। तो आज आप खरीदारी कर सकते हैं। आज की कैंडल अगर पॉजिटिव होती है तो आपको 800 के भाव यहाँ पर 1 या 2 दिन या 1 वीक के अंदर यहाँ पर दिख जाएंगे, और 840 के भाव आपको 2 वीक या आपको 1 महीने के अंदर यहाँ पर दिख सकते हैं। तो यही है। और इस तरीके से अगर केसेस थोड़े कम होते हैं और चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आती हैं तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी इज़ नाइस। इसके अलावा केवल हम कॉर्पोरेट की बात करें तो वहाँ पे 10% की प्रोविजनिंग की हुई है, और बाकी सब में प्रोविजनिंग भी ज़्यादा नहीं है, 2-3% की है, जो कि नॉर्मलाइज सभी कंपनी कर ही रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। बस एक जो चीज़ कंसर्न पैदा कर रही है वो है कंपनी का GNPA और NNPA का जो फिगर्स है वो काफ़ी, अगर दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो थोड़े ज़्यादा हैं, और वो उनके लिए कंपनी ने प्रोविजनिंग भी की है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, और इस क्वार्टर में तो देखा है हमने कि चीज़ें वापस से वही चल रही है, बट अगर आने वाले क्वार्टर में अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं तो वहाँ पर यहाँ पर प्रोविजनिंग की रिवर्सल दिख सकता है, और उसके कारण यहाँ पे आपके प्रॉफिट की फिगर्स, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव और ये सब चीज़ें चल रही है, तो आपको आने वाले समय में यहाँ पे ग्रोथ चांसेस है। और अगर हम लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो 1000 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1000 रुपये का टारगेट आपको इस ईयर एंड तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो भी यहाँ पर 30% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि अभी जैसे 700 रुपये के लमसम चल रहा है, तो यहाँ पर 30% आप देख सकते हैं, 30 या 40% की ग्रोथ यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकती है, और 1000 रुपये का टारगेट आप इस फाइनेंशियल ईयर में लेके चल सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो को एंड करते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।